नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सुमित जी, एक तरफ तो चुनाव प्रचार बड़े जोरों से चल रहा है और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड भी जल्द से जल्द हिंदू मंदिरों को, हिंदुओं की जमीन को हथियाने के काम में लगा हुआ है। हाँ, वो उनका एक नया लैंड एक्विजिशन का काम चालू हो गया है, जमीन अधिग्रहण का, कि सब जगह नोटिस ठोक रहे हैं। मैंने बीच में पढ़ा, महाराष्ट्र में तो आप जानते ही है, एक सप्तशृंगी करके मंदिर है, वहां नोटिस उन्होंने इशू की कि ये हमारी जगह है। फिर कोल्हापुर में एक महादेव का मंदिर है, वो बोला कि वो भी हमारा है। फिर एक पूरा गांव का गांव है, कोर्ट से, उनके वफ के कोर्ट से नोटिस इश्यू करके वो पूरी की पूरी गांव हमारा हो गया है, अब आप प्रूव करो। यानी ये ऐसा है कि मैंने मर्डर करा है, बाद में मैं आपको बोलूंगा कि नहीं, आप पहले जिंदा होके प्रूव करो कि मैंने मर्डर किया है। ये तो ऐसी बात हो गई। तो ये तो कानूनी अजीब बना है, और ये लोग एकदम एग्रेसिवली, और अगर हम बेशर्मी से बोले तो वो शब्द कोई गलत नहीं होगा, कि बेशर्मी से उन लोग इसके ऊपर काम करे जा रहे हैं, कि इस तरह से पूरा एक मंदिर उठा लिया। मैंने और एक पढ़ा था, आई थिंक साउथ में कहीं, उन्होंने आर्मी के लैंड को भी उन लोग ने ये किया कि ये नहीं, सॉरी, यूपी में, कि ये भी हमारा है। नोटिस इश्यू कर दिया आर्मी को कि भैया ये लैंड भी हमारी है, ऐसे कैसे चलेगा। पर ठीक है, आई थिंक अब ये इन्होंने सोच के कुछ कर रहे होंगे। लेकिन फिर आप ये सोचिए कि हमने ये तो हमेशा देखा है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं सुमित जी, या लोकसभा के चुनाव होते हैं, ये लोग फतवे जारी करते हैं, मस्जिदों से ऐलान किया जाता है कि फलां पार्टी को वोट दो। लेकिन इस बार तो बाकायदा लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की गई है शर्तों की, और सामने वाली पार्टी से लिखित में जवाब मांगा जा रहा है कि आप हमारी शर्तों को मानेंगे जब चुनाव जीत जाएंगे। ये क्या ड्रामा है? ये ड्रामा नहीं है, ये कमिटमेंट मांग रहे हैं कि आपको, अगर सी, महाराष्ट्र में मुस्लिम जनसंख्या रफली 12-13% जैसी है, और ये ऑफिशियल नंबर्स है। अब कितने अनऑफिशियल से, जिसको आधार कार्ड, ये अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दिलाया है, जो अपनी इसके पहले के चर्चा के वक्त हमने डिस्कस किया भी था, तो वो 15% है, 20% है, वो तो हमें आज पता ही नहीं है। अब उन लोग 1 डजन सीट पे उन लोग कंट्रोल कर रहे हैं, या 2 डजन या 3 डजन या 5 डजन, वो भी हमें अभी तो पता नहीं है। वो तो जब उनको उन लोग चुन के आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन अब उनको पता चल गया है कि भाई हमारे कारण ये सरकार आ सकती है, तो हम पहले ही कंडीशंस डाल दें, आपने लिख के हमें सपोर्ट, कि आप हमारे कंडीशंस, हमारी जो डिमांड्स है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मजे की बात है, आप उनका डिमांड सुनिए, मराठी में है, उलेमा का जो पत्र है। ये पहला वाला जो आप दिखा रही है तो हिंदी में है, तो एटलीस्ट सब लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद का जो है वो, और जो उलेमा ने लिखा है, वो ये तो वाला। मराठी में है। हाँ, तो उसमें उन्होंने क्या कंडीशंस डाली है, शर्तें क्या है। सबसे पहला, आप वक्फ बोर्ड बिल को अपोज करेंगे। हाँ, आप विरोध करेंगे वक्फ बोर्ड का। महाराष्ट्र में मुस्लिम का रिजर्वेशन 10% होगा जॉब्स और एजुकेशन में। तीसरा है, आप ऑर्डर इशू करेंगे सर्वे करने के लिए कि कितनी जमीनें, हम्म, हम्म। मदरसा के, फिर दरगाह के, फिर मस्जिदों के, फिर कब्रस्तानों के जमीनें कमिश्नर के यहाँ से है, ये इशू किया जाए कि कॉन्फिस्केट हुई है, यानी गवर्नमेंट ने ले ली है। 1,000 करोड़ रुपया उनको वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से चाहिए, 1,000 करोड़ रुपए। बाद में जितने भी मुसलमान हैं जो राइट्स में 2012 से 2024 के बीच में अरेस्ट हुए हैं, वो सबको छोड़ दिया जाए। और उन लोग तो सबको इनोसेंट ही बोलते हैं। उनके लिए तो इवन याकूब मेमन, जिसके लिए दसियों हजारों लोग रास्ते पे आ गए थे, वो भी इनोसेंट ही था, वो भी कॉन्स्पिरसी थी। अफजल गुरु भी इनोसेंट था, वो भी कॉन्स्पिरसी थी। अजमल कसाब के लिए नहीं बोला, वो अच्छी बात है, उसे माफी मांगी उसके लिए कि माफ कर दो। बाद में उनका है कि 30 एमपीज ऑफ एमबीए है, 30 एमपीज है एमबीए के, जिन्होंने लिखना है। एमबीए के आज 30 एमपीज है लोकसभा में। तो उन्होंने लिखना चाहिए कि मौलाना सलमान अजहरी को जेल से निकाला जाए, जो आतंकवाद के चार्जेस पे है। उसके बाद में उनका यानी है कि कि महाविकास आघाड़ी के जो 30 सांसद है, वो मिलकर एक चिट्ठी लिखें कि इस आतंकवादी को रिहा किया जाए, ये शर्त है। यस, यस,
उसके बाद में 15,000 रुपया हर एक इमाम और मौलाना को, हर एक मस्जिद के इमाम मौलाना को 15,000 का वेतन दिया जाए हर महीने। ओके, यानी ये कितने हजारों करोड़ों में जाएगा वो पता ही नहीं है। बाद में मुस्लिम युवकों को पुलिस भर्ती में प्रायोरिटी दी जाए, बताइए। यानी रिजर्वेशन प्लस प्रायोरिटी। पहले रिजर्वेशन की बात की, बाद में प्रायोरिटी। उसके बाद में एजुकेटेड मुस्लिम कम्युनिटी शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन पुलिस रिक्रूटमेंट, यानी एजुकेटेड लोगों को अलग से प्रायोरिटी दो। उसके बाद में बोल रहे कि इंडिया अलायंस शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट पुटिंग रामगिरी महाराज एंड नितेश राणे इन जेल, यानी हम्म, रामगिरी महाराज ने एक स्टेटमेंट किया था, नितेश राणे तो बोलते रहते, तो उनको भी जेल में डाला जाए। उसके बाद में अलाइज ऑफ इंडिया अलायंस कम टू पावर, मुफ्ती मौलाना ऑफ ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, जिसने पत्र लिखा है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, हम्म, इमाम ऑफ अलीम हफीज मॉस्क शुड बी टेकन इन गवर्नमेंट कमिटी, यानी इनके एक मौलाना मुफ्ती को गवर्नमेंट कमिटी पे लिया जाए। ओके, 50 कैंडिडेट्स मुस्लिम कम्युनिटी से होने चाहिए जिसको टिकट दी जाए। हाँ, अच्छा। अभी के इलेक्शन में 500 एम्प्लॉयज शुड बी रिक्रूटेड इन स्टेट वक्फ बोर्ड, 500 एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना पड़ेगा, यानी और 500 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। पहले रिजर्वेशन, बाद में प्रायोरिटी, बाद में अलग से ये ऊपर से 1,000 करोड़, ऊपर से 15,000 महीने की। ऊपर से पढ़े और लिखों को पढ़े लिखों को अलग से यस, पुलिस में भर्ती किया जाए। यस। उसके बाद में लॉ शुड बी पास्ड इन महाराष्ट्र असेंबली टू रिमूव एनक्रोचमेंट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड, के एनक्रोचमेंट हो वो निकाल दो। ओके, इसके अंदर अंबानी का बंगला भी आ जाएगा, एंटीलिया। बताइए। A law should be made to impose legal restrictions on people who speak against Prophet Muhammad. ओके, जो मोहम्मद हम्म, साहब के सामने, पैगंबर साहब के सामने बोलते हैं, उसके ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शंस आने चाहिए। ये बात तो बराबर है। तो सेम इवन भगवान रामचंद्र जी के लिए होना चाहिए, भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए, दुर्गा माता के लिए होना चाहिए, बिल्कुल, शिव जी के लिए बिल्कुल, होना चाहिए। होना है तो बिल्कुल, सबके लिए होना चाहिए। बिल्कुल। ओके, किसी ये भी बात तो धर्म बराबर के बोल रहे हैं। सर, किसी भी धर्म के देवी देवता पर अगर कोई अपमानजनक टिप्पणी करेगा तो उसको कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। ये सब पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, किसी एक समुदाय के लिए थोड़ी। एग्जैक्टली, ईश निंदा कोई भी हो, हम्म, ईश निंदा के लिए अगर जेल है तो सबके लिए, लेकिन इसके अंदर और एक है, सर हम्म, तन से जुदा भी है साथ में, यानी मार भी डालेंगे। आज अगर कोई दूसरे संप्रदाय का, दूसरे धर्म का बंदा, संप्रदाय नहीं बोल सकते, धर्म ही बोलना चाहिए, और वो भी एक ही विशेष, वैसे तो लेफ्टिस्ट हिंदू है जो भी इवन सीता माता से लेके दुर्गा माता के बारे में, आज तो वैसे भी शुक्रवार है, माता रानी का ही दिन है आज, और उसको, उसके बारे में क्या क्या अनाप शनाप आपने तो देखा है, किस तरह के अनाप शनाप लिटरेचर लेफ्टिस्ट ने लिख के रखे, वामपंथियों ने। तो सर तन से जुदा नहीं, हाँ जेल जाना चाहिए। 295 का प्रोविजन था पुराना, अब नए ये कानून में कहाँ है वो पता नहीं है कौन सा, लेकिन वो है। हम्म, तो जेल होनी चाहिए। ईश निंदा कोई भी हो, फिर वो पैगंबर साहब के लिए हो या भगवान राम के लिए हो, यीशु के लिए हो, कोई भी हो, वो बिल्कुल, तो बराबर है, वो जेल होनी चाहिए। अगर वो गलत बात करी है जिससे उनका अपमान हुआ हो, धर्म की भावनाएं आहत हुई है, वो बात बराबर है, लेकिन वो फिर सब धर्मों के लिए होना चाहिए और वायलेंस नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल। बाद में आरएसएस पे बैन होना चाहिए। ओके, हम्म, ये एक डिमांड है। और ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को, जो 48 जिले है हम्म, महाराष्ट्र के, उसके अंदर कैंपेनिंग इनके लिए करने के लिए पूरा सपोर्ट मशीनरी दी जाए। अच्छा। यानी उलेमा बोर्ड इलेक्शन में भी आने वाला है इनके सपोर्ट में, उसके लिए जो उनको चाहिए, यानी पैसा होगा, गाड़ियां होगी, और जो भी होगा वो सब इन वो लोग ने सब। मुआयदा करना पड़ेगा। और हम्म, मजे की बात है, इसके बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एनडीए को सपोर्ट दिया है, हम्म, महाआघाड़ी को। कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को उन्होंने सपोर्ट दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। हम्म, यानी ये तो कम्युनल एजेंडा हो गया। अगर मुस्लिम लॉ बोर्ड है तो फिर हिंदू लॉ बोर्ड अगर से बीजेपी को सपोर्ट देता है, या आरएसएस, या फिर से विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या दुर्गा वाहिनी, शक्ति वाहिनी सपोर्ट देते हैं, तो उसमें क्या गलत है? अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ सकता है तो ये लोग क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल। तो इसके ऐसे अलावा 17 तो डिमांड्स है। हम्म, सो इट इज और वेरी शॉकिंग। और सबसे मजे की बस। बात है, आपको मैंने लेटर्स भी दिए हैं। जी। एनसीपी और कांग्रेस ने तो लिख के बोला है कि मैं आपके टर्म्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये रहा।
कांग्रेस समिति का है, महाराष्ट्र कांग्रेस का है, इसके बाद वाला जो दूसरा एक राष्ट्रवादी का भी है। हाँ, दोनों ने हाँ भी बोल दिया है। सिर्फ एक उद्धव ठाकरे बेचारे अब ऐसी हालत है कि कुआं और खाई के बीच में अटके हुए हैं। हाँ मतलब बोलेंगे। जो शर्त, हाँ सुमित जी, मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे एक बार फिर पूछना चाह रही हूँ कि जो जो ये 17-18 पॉइंट्स आपने बताए कि जो जो शर्तें उलेमा हिंद ने रखी हैं, ये जो शर्तें, इनको कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी दोनों ने लिखित में भरोसा देकर मान लिया है कि अगर ये यस। लोग सत्ता में आए तो ये 10% उनको आरक्षण भी दिया जाएगा, पुलिस की भर्तियों में उनको प्रायोरिटी भी दी जाएगी, पढ़े लिखे मुसलमानों को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। ये सारी शर्तें उन्होंने मान ली हैं। यस, और आप जो आपके यहाँ लेटर है, अभी ये मराठी में लिखा हुआ है राष्ट्रवादी का कांग्रेस का। हाँ, ये 10 तारीख का लेटर है, 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर का लेटर है। और जो जयंत पाटिल ने खुद साइन किया है, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, और उसके ऊपर एनसीपी का सील भी है, और वो मौलाना उस्मान रहमान शेख, अध्यक्ष, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र, श्यामनगर परदेसी हाइट्स के बाजू में, शानूरवाड़ी, औरंगाबाद 431001 पे ये लेटर इश्यू हुआ है, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है। उसके बाद में कांग्रेस का जो लेटर है, वो नाना ये पटोले ने साइन किया है, और वो 9 अक्टूबर का लेटर है। ओके, वो भी उनको, उन्होंने नायाब अंसारी को, मौलवी उस्मान रहमान शेख और मौलाना शाहबुद्दीन सौदागर, वो तीनों को एड्रेस करके लिखा है। पर सुमित जी, इसका मतलब ये है कि ये लेटर्स अब जाकर मीडिया में सामने आए हैं चुनाव से कुछ दिन पहले, जबकि अंदर खाने खिचड़ी सितंबर अक्टूबर से पक रही है। अक्टूबर में पक गई, तड़का भी लग गया, ऊपर झोंक भी लगा दिया उन्होंने। अब यहां पर ये समझाइए कि ये दोनों ने तो चिट्ठी दे दी इनको, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की 3 पार्टियों में से शरद पवार की पार्टी ने भी लिखित में आश्वासन दे दिया, कांग्रेस ने भी आश्वासन दे दिया। उद्धव ठाकरे कहां फंस गए? उनको क्या हो गया? उन्होंने तो अभी तक चिट्ठी नहीं दी। क्या उनको वोट नहीं चाहिए? नए नए मुल्ला बने हुए, उनको भी तो वोट चाहिए होगा मुस्लिम जमात का। अभी उनकी हालत ऐसी है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बीच में फंस फंस गए अपने उद्धव भाई। अगर वो हाँ बोलते हैं तो हिंदू वोट कट जाएगा, अगर ना बोलते तो मुसलमान वोट कट जाएगा। तो अभी उन्होंने कुछ महाभारत से अच्छा सीखा है, और वो है अश्वत्थामा हतति नरोवा कुजरोवा, कि मैं हाँ भी नहीं बोलूंगा, ना भी नहीं बोलूंगा, साइलेंट जो भी है, मैं जाके साइलेंटली शायद किसी को भेजा होगा, आदित्य ठाकरे को भेजा होगा, शायद खुद गए होंगे कि भैया देखो, ऐसा करोगे तो मेरे हिंदू वोट कट जाएंगे। और हिंदू वोट वो कटे तो एक बहुत बड़ा तबका राज ठाकरे की ओर जाएगा, तो उसको वो भी संभाल के रखना है। तो शायद कुछ अरेंजमेंट हुआ होगा कि भाई मैं लिख के नहीं दे सकता, या फिर लिख के अगर दिया हो, मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरे पास आया नहीं है, तो आप मेरा लेटर पब्लिक मत करना। ऐसे तो उन लोग इतना सपोर्ट नहीं देंगे। दो का अगर कंफर्मेशन लेटर आया है तो तीसरे का या तो कंफर्मेशन लेटर फिजिकल में गया होगा, तो या तो इन लोग खुद जाके ओरली कंफर्म दिया होगा, और फिजिकल गया होगा तो बोला होगा भैया लेटर पब्लिक में मत कर देना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। तो लगता है आपको कि लेटर दिया गया होगा, समझौता हुआ होगा? बोल नहीं क्योंकि सकते, समझौता क्योंकि उद्धव समझौता के ठाकरे, बिना तो मुसलमान इतना सपोर्ट नहीं करेंगे। अब वो पत्र लिखित में दिया है या वर्बली बातों से कमिटमेंट किया गया है, वो पता नहीं है कि वो अभी, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो हम बोल नहीं सकते वेदर। लेकिन पब्लिकली तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उद्धव ठाकरे आज के तारीख में। पर सुमित जी, उद्धव ठाकरे की 2019 के बाद जो रणनीति रही है, आपको लगता है कि उनके अभी भी हिंदू में कुछ वोट बचे होंगे? क्योंकि आप देखिए ना, उनके घर के बाहर कैसे धरना प्रदर्शन कर देते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग कि आपने वो जो वक्फ बिल है उसके खिलाफ जाकर वॉकआउट क्यों नहीं किया, उसके खिलाफ आप बोले क्यों नहीं? उद्धव ठाकरे के जो सांसद थे उसको लेकर बवाल काट देते हैं, और फिर किस तरह से उद्धव ठाकरे का वेलकम करते हैं जब वो कहते हैं कि हम उस बिल के खिलाफ है। तो आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे की अभी भी थोड़ी बहुत पैठ हिंदुत्व या हिंदुओं के बीच में होगी? है। एक पूरा बहुत बड़ा तबका है जो बाला साहब ठाकरे को मानता है, हम्म। वो आज भी उद्धव के साइड में है। और कांग्रेस को भी पता है, एनसीपी को भी पता है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो आज भी उद्धव के साइड में है, और उसके लिए करके उन्होंने उद्धव की शर्तें मान के उसको इतनी सारी सीटें दे दी है। हम्म।
आज इतनी सीट, अगर उसके पास खुद का वोट बैंक नहीं होता तो क्या उसको कांग्रेस इतनी सीट देती? मैं बीच में कहीं से जा रहा था तो रास्ते में मैंने दो लोगों को बात करते हुए सुना। हम्म। तो वो लोग बात कर रहे थे मराठी में कि नरेंद्र मोदी तो बाला साहब से डरते थे, मुंह नहीं खोल सकते थे। आज देखो कैसा बदतमीज हो गया है, उद्धव के सामने बात कर रहा है, ऐसे आंखें दिखा रहा है। हम्म। यानी उसका एक बेस है। एक लोग ये भी देख रहे हैं कि भैया ये तो बाला साहब ठाकरे का अपमान है। उद्धव के सामने जो हो रहा है उसको बाला साहब के साथ कनेक्ट करके उसका अपमान है, उस तरह से भी देखा जा रहा है। और ये मैंने अपने कानों से ही सुना है। लेकिन तो फिर आप उसके ये पास देखिए ना बेस कि, है। लेकिन सुमित जी, राज ठाकरे ने खुद मंच से खड़े होकर कहा कि कहा तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा जाता था, अब तो उनके नाम के आगे जनाब लग रहा है। पीएम मोदी ने भी एक दिन पहले रैली में सीधे सीधे सवाल पूछा था उद्धव ठाकरे से कि राहुल गांधी के जरिए तारीफ तो करवाएं बाला साहब ठाकरे की। एक बार राहुल गांधी मुंह से बोल दें कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, तो ये तो बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र के लोग देख तो रहे हैं कि राहुल गांधी जब मन करता है वीर सावरकर के खिलाफ बोल देते हैं। उन्होंने तो कभी भी अभी तक बाला साहब ठाकरे की तारीफ में एक शब्द नहीं कहा। तो यानी कि बैकफुट पर तो एक तरह से उद्धव ठाकरे आ गए हैं या नहीं? मुझे नहीं लगता, हम्म। क्योंकि हम लोग जो बातें कर रहे हैं ऐसा, सी, अगर आप देखने जाए तो ये हमारे एक छोटे से वर्ग को, यानी जो प्रो बीजेपी है, वो ये सोचता है कि अब उद्धव ठाकरे बैकफुट पे आ गए। उद्धव ठाकरे ने तो इतने सारे, मैंने उसके ट्वीट्स देखे जहां वो राजीव गांधी का, मुझे पता नहीं जन्मतिथि थी या पुण्यतिथि थी, इंदिरा जी की जन्मतिथि पुण्यतिथि, लेकिन वो ऐसे पुष्पांजलि दे रहे हैं और वो फोटो हाथ जोड़ के वो फोटो निकाला है, वो ट्वीट किया है। ऐसा हम्म। एक भी फोटो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाल ठाकरे के जन्म या पुण्यतिथि के वक्त का कभी ट्वीट नहीं किया है। एक हम्म। ट्वीट भी मैंने देखी नहीं है कि जहां वो ऐसे कि श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे की आज जन्मतिथि है, पुण्यतिथि है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ, वैसे एक भी ट्वीट भी नहीं आई है। ओके, वो शायद कुछ बातें करते हो, लेकिन क्या है मालूम है, एक अंधापन भी लोगों में होता है। हम्म। और ये सब जगह होता है, सब पॉलिटिकल अलायंसेस में एक ऐसा वर्ग होता ही है। कुछ लोग आंखें खुली रखते हैं, भले वो किसी को भी सपोर्ट करते हो, कुछ ऐसे होते हैं जो आंखें बंद ही होती है। लेकिन उद्धव ठाकरे का ये जो है, ये इफेक्टिव है कि नहीं, ये हमें सिर्फ 23 तारीख को पता चलेगा। क्योंकि बाला साहब का अगर रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, उनको आदर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अगर लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि चलो ठीक है वो लोग आदर नहीं दे रहे, फिर भी हम सपोर्ट करेंगे, हम साथ में हैं इसलिए, तो कुछ नहीं किया जा सकता। पर आप देखिए ना, पीएम मोदी ने जो ये सवाल रैली में उठाए थे उसके बाद से एक इंटरव्यू भी किया है एक टीवी चैनल ने उद्धव ठाकरे का, जिसमें उद्धव ठाकरे कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, बड़ा सम्मान करते हैं राहुल गांधी, उन्होंने तो उनकी समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि भी दी थी। तो अगर दी थी तो उसकी एक तस्वीर तो सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी हाथ जोड़ रहे हैं बाला साहब ठाकरे की समाधि पर। ऐसी तो कोई तस्वीर नहीं आई। मैंने भी नहीं देखी है, मैंने तो ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं सुना है। रादर मराठी मीडिया तो पहले उछालता कि भैया राहुल गांधी ने बाला साहब की तारीफ की है। सावरकर के बारे में तो जो बोल रहे हैं मुझे पता है, जो लॉयर्स ने केस फाइल किया है राहुल गांधी, मैं उन लोग को मिला हूँ कहीं तो भी। हाँ, तो मुझे वो भी पता है, उसके सामने केस है भिवंडी कोर्ट में यहाँ। ओके। हम्म। उसके बाद में बीच में तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लेने से भी मना कर दिया था। वो वीडियो भी वायरल हुआ था। वो वीडियो वायरल हुआ था, तो वैसा ये वीडियो अगर किया है तो उन्होंने वायरल करना चाहिए कि भैया बाला साहब का इतनी तारीफ करते हैं। और सिर्फ बाला साहब है, इन लोग खुद को अपने आप को शिवाजी के मावले, यानी शिवाजी के जो सैनिक थे, वो बोलते हैं। शिवाजी का अपमान चल जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान चल जाता है कि उनकी प्रतिमा नहीं लेते, छोटी से उनको जो भेंट दी जाती है वो चल जाता है क्या? सावरकर इतने बड़े चिंतक थे। हम्म। ओके, अगर हम बोले तो 20वीं शताब्दी के जो बड़े में बड़े चिंतक थे भारत में से, कई हुए, सिर्फ सावरकर नहीं थे, बहुत सारे थे। लेकिन उसमें एक सावरकर थे। और महाराष्ट्र में जो बहुत कम चिंतक हुए हैं अच्छे वाले, उसमें एक सावरकर है। हाँ, उनकी पुस्तकें कितनी है, उन्होंने जो हिस्ट्री का एनालिसिस किया है, हिंदुत्व के बारे में लिखा है, हिंदुत्व रादर उनकी पुस्तक है जिसके बेसिस पे पूरा मूवमेंट चला है।
उसका अपमान चल जाता है। चल ही जाता है। तभी तो राहुल गांधी के साथ मंच पे शेयर कर लेते हैं। वो राहुल गांधी जिन्होंने एक बार नहीं कई कई बार उनका अपमान किया है। मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं माफी वीर वीर सावरकर नहीं हूं, ये तो कहते थे ना राहुल गांधी। लेकिन कभी भी उन्होंने माफी मांगी कि मैंने गलत कहा। अपनी वो जो उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, न्याय यात्रा या भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा, उसमें महाराष्ट्र में एंटर करते ही उन्होंने सावरकर के नाम पे वो चिट्ठी लहरा लहरा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी। तब सांप सूंघ गया था उद्धव ठाकरे को भी, आदित्य ठाकरे को भी, संजय राउत को भी। एक की जुबान से शब्द नहीं निकला कि माफी मांगो। वो नहीं कर सकते। आपको मैं दूसरा बोलता हूँ, बीजेपी के साथ 5 साल जब सत्ता में थे तो संजय राउत कुछ भी लिख लेते थे सामना में, हम्म। और बीजेपी ने कभी उसको फोर्स भी नहीं किया कि माफी मांगो, तुम्हारा एडिटोरियल वापस लो। कांग्रेस के साथ 2.5 साल में उन्होंने कुछ अनाप शनाप लिखा तो कांग्रेस ने भी डांट लगाई, और वो एडिटोरियल वापस भी लिया और माफी भी मंगवाई। तो दिस इज हाउ इट वर्क। बीजेपी ने इनको सर पे चढ़ा के रखा था। हाँ, मिलना चाहिए उससे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे, बहुत ज्यादा झुक रहे थे, उसमें ऐसी हालत आ गई। कांग्रेस को बराबर पता है कितने में रखना है और कैसे रखना है। कांग्रेस बहुत समझदार है, मैं फ्रैंकली आपको बोलता हूँ, कांग्रेस में समझदारी है ये बाबत में। तो अभी क्या लग रहा है आपको, महाविकास अघाड़ी गठबंधन के अंदर जो ये ऊहापोह की स्थिति है और ये जिस तरह से मुस्लिम वोटों का मतलब पूरी तरह से वोट जिहाद हो रही है कि इनको वोट दो, शर्तें डील हो रहा है। 180 के आसपास एनजीओज लगे हुए हैं इस काम में। 9 लाख, हमने पिछली बार भी बात की थी, 9 लाख नए वोटर रोहिंग्या या घुसपैठिए मुंबई में पहुंचे हुए। इस तरह से तो बाकी सीटों पर भी अचानक से मुस्लिम वोटरों की तादाद में इजाफा हुआ ही है। तो उससे ये तो बड़े अभिभूत होंगे कि इनका पलड़ा भारी दिख रहा है इनको। सी इसलिए मैंने आपको कहा, जो 12-13% उनकी जो ऑफिशियल हम्म। जनसंख्या है वो ऑफिशियल है। अब अगर 9 लाख लोगों को उन्होंने सिर्फ मुंबई में बसाया है और उनका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड लिया है, जिसके अंदर 180 एनजीओ इन्वॉल्व है, हम्म। तो पूरे महाराष्ट्र में किया है, तो 20% ऑफिशियल, अनऑफिशियली उन लोग 20% है, 25% है, 30% है या 50% है, वो तो अभी पता नहीं है। वो जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आएगा उस दिन हमें पता चलेगा कि उन लोग 1 डजन सीट पे कंट्रोल करते हैं, 2 डजन या 5 डजन सीट पे कंट्रोल करते हैं। तो वो हमें आज नहीं पता चलेगा, वो हमें 23 तारीख को पता चलेगा, 23 नवंबर को, कि इनका एक्चुअल पावर कितना है। और फिर एसडीपीआई जो पीएफआई का ही एक अलग रूप है, जिसने कि कर्नाटक में कांग्रेस को जीतने में मदद की थी। आपको याद होगा उसके चीफ ने कहा था कि यस, हमें डिप्टी यस, सीएम भी चाहिए। वो भी संभाजी नगर में एआईएमआईएम का समर्थन कर रही है। यस, डेफिनेटली। सी आप देखिए, ये पूरा एक उम्मा ग्रुपिंग हो गया है कि हम्म। एआईएमआईएम वैसे भी, वो पूरा जो संभाजी नगर एरिया है दैट इज वेरी मच अंडर देयर इन्फ्लुएंस। हम्म। तो उन लोग वहां इंश्योर करेंगे कि मुस्लिम वोट्स एक ही साइड में जाए, एंड दे हैव अ मुस्लिम पार्टी इन द असेंबली जो एक्सक्लूसिवली मुस्लिम बातों पे, मुस्लिम्स के इश्यू रेस करेंगी। क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम्स के इश्यू नहीं रेस कर सकती, तो हम्म। कुछ इश्यू शायद उन लोग बैक बर्नर पे डाल दे, बोले ये हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। तो उनको एक मुस्लिम पार्टी तो चाहिए जो कोई भी इश्यू हो, छोटे में छोटा, वो रेस करे। और एसडीपीआई किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? पीएफआई, जो कि खुद हम्म। टेरर अक्यूज है। और बिल्कुल। मैंने न्यूज़ 18 में उसके बारे में पूरा लेख लिखा है कि किस तरह से उन्होंने पैसा मूव किया है, टेरर फंडिंग किया है। मैंने पूरे एक आर्टिकल लिखा था, और हम्म। फिर मैंने यहाँ तक लिखा था कि अपनी सरकार, भारत सरकार ने क्या करना चाहिए सब लूपहोल्स एफसीआरए के बंद करने के लिए, जिससे इस तरह से टेरर फंडिंग ना हो सके और टेरर फंडिंग बंद हो जाए। तो ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पीएफआई ने तो आईसिस के लिए रिक्रूटमेंट किया है, उसकी हम्म। सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिकल आर्म आके इधर सपोर्ट करता है, नहीं टेक्निकली तो आईसिस के रिक्रूटर्स का सपोर्ट आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन सी इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका ऑडियंस जो है उसको इससे पसंद है। क्या आपको लगता है ये जो समाज जिसका वोट उन लोग लेना चाहते हैं, हम्म। ओके, उनको नहीं पता है कि आईसिस के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा था? उनको पता होगा। रादर उनको हमसे ज्यादा पता होगा, जो मीडिया में नहीं आया है, मुझे और आपको नहीं पता है। अगर उसके बाद में भी उन लोग वहां सपोर्ट करते हैं तो आई थिंक जो बात है वो गाय माता के दूध की तरह साफ है। पर ये बड़े खतरनाक से मतलब कोलैबोरेशंस है या
एक दूसरे के साथ जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से चुनाव को लेकर अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदन में भेजने की तैयारी की जा रही है, बड़े अजीब करीब जिसे कहा जा सकता है कि देश की सुरक्षा के लिहाज से बड़े ही खतरनाक रिश्ते हैं इनके, एनसीपी और कांग्रेस के और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के इन पूरे उम्मा जो आप कह रहे हैं कि जमात है उसके साथ। पर एक तरफ अगर हम महायुति की बात करें, एनडीए की बात करें, तो उसके अंदर भी आप देखिए जो नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, उसको लेकर अजीत पवार क्या भाषा बोल रहे हैं, अशोक चौहान क्या भाषा बोल रहे हैं, वो तो समझ में आता है। लेकिन ये जो बीजेपी की ही नेता है मुंडे, मेरे को उनका नाम भूल रहा है, पंकजा पंकजा मुंडे। पंकजा मुंडे, हाँ पंकजा मुंडे, वो भी तो कह रही है कि ये हमारे क्षेत्र के हिसाब से बिल्कुल सही नारा नहीं है। अब यही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहानी है। अजीत पवार का तो समझ में आता है, बिकॉज अजीत पवार का मेजर चंक ऑफ वोट बेस मुंबई में दूसरे कई जगहों पे प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम वोट बेस को उन्होंने टारगेट करना है। हम्म, तो ही इज अंडर नो ऑल्टरनेटिव, उसके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट ही हैज टू अपोज इट। लेकिन और अशोक चौहान को तो लेके इस तरह से आगे बढ़ा के बीजेपी ने ही गलती करी है। बीजेपी बहुत। के पास क्या अच्छे कार्यकर्ता नहीं थे, अच्छे नेता नहीं थे कि एक इम्पोर्टेड नेता को लेके सीधा ऊपर भेजा जाए, वो भी पार्लियामेंट में दिल्ली और भेजा फिर जाए। सुमित जी जिस सीट के लिए वो आए थे वो सीट तो हार गई, हार गया वही था तो। एनडीए। और फिर यस, उनको राज्यसभा भी भेज दिया। एग्जैक्टली। अब उनकी और बेटी वो भी तो शायद फिर से चुनाव लड़ रही है ना। एग्जैक्टली तो प्रॉब्लम यही है ना कि ये क्या चल रहा है। और जो विचारधारा के साथ जुड़े हुए नहीं है, जो इस तरह से उनको रख क्यों रहे, टर्मिनेट करना चाहिए उनके मेंबरशिप। आप यहाँ किस लिए आ रहे हो? खुद के अपॉर्चुनिज्म के, खुद को राज्यसभा में बैठना है, खुद की बेटी, खुद का ये वो। उसमें कितने कार्यकर्ता नाराज हुए होंगे बिल्कुल। जिन्होंने काम किया है। अब यहाँ तो स्टेटमेंट आने लग गए कि जो शतरंजी उठा रहे हैं उनका क्या। अगर इस तरह बिल्कुल। से कांग्रेस के नेता आए जिनकी विचारधारा के साथ कोई लगाव नहीं है, जिसको विचारधारा की पड़ी नहीं है, वो इस तरह के स्टेटमेंट मार सकते हैं। ओके, टिकट पे ऊपर आराम से जाने के बाद राज्यसभा में, उसके बाद में इस तरह से, तो क्या मतलब है इस तरह से बाहर के इंपोर्टेड नेताओं को इंपोर्ट करके रखने का। लेकिन पंकजा मुंडे का स्टेटमेंट काफी शॉकिंग है। अंदर क्या तरह की पॉलिटिक्स चल रही है वो समझ में नहीं आ रहा है कि उसने इस तरह से बोला है। पर आप अजीत पवार को देखिए, ऑफिशियली उनका कहना है कि ये स्टेटमेंट बीजेपी का नहीं है, जबकि योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी, आरएसएस सबके नेता जो है वो इस तरह की बात बोल रहे हैं। और क्या गलत है इसमें? आप सोचिए कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो एकजुट होकर वोट जिहाद कर रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं ना कि आप एकमुश्त होकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन को वोट दीजिए। अगर वही बात हिंदुओं से बीजेपी के नेता कह रहे हैं तो उस पर इतनी ऊहापोह की स्थिति क्यों? अजीत पवार भी तो कह रहे होंगे मुसलमानों से कि उनके लिए वोट करो एकजुट होकर। हाँ, लेकिन अब अजीत पवार की सिचुएशन ऐसी है कि मुसलमान उसको वोट करेगा क्योंकि उसके चाचा ने भी सामने लगा के रखे कैंडिडेट्स। हम्म, ओके, और उसके चाचा ने तो बकायदा लेटर लिख के सब कंफर्मेशन दिया है कि आपके सब शर्तों को मैं मानता हूँ। बिल्कुल। तो अजीत पवार को कितने मुसलमान कहाँ वोट देंगे, कितने वोट देंगे, उसके कितने कैंडिडेट्स जीत के आएंगे और विधायक बनेंगे, अभी तो हमें कुछ नहीं हम्म, पता है। वो शायद ये सैल्वेज भी कर रहे हो कि भैया मैं कुछ अलग बोलूं जिससे मुसलमान मेरे साइड में आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। पॉलिटिक्स और इलेक्शन में उसको भी तो उसके लोगों को जिताना है, हम्म। तो वो करना पड़ रहा होगा उसको, और वो नेचुरल है। लेकिन फिर सुमित जी, अगर इस तरह की स्टेटमेंट डिप्टी सीएम अजीत पवार देते हैं, तो आपको लगता है कि एनडीए का या बीजेपी का जो वोटर है वो उन सीटों पर अजीत पवार की पार्टी के उम्मीदवार को वोट देगा? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये चिंतन बहुत जगह पे चल रहा है, चर्चा हो रही है बहुत जगह पे। एंड नॉट जस्ट द पॉलिटिकल सर्कल्स, लेकिन जो लोग ऐसे पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं है, या जो लोग बीजेपी को भी गाली देते हैं, शिवसेना को भी गाली देते हैं, दूसरों कांग्रेस को भी गाली देते हैं, सबको, वो लोग भी बोलते हैं कि भैया इस तरह से होगा तो क्या जो बीजेपी के वोटर्स है, जो एकनाथ शिंदे के शिवसेना के वोटर्स है, हाँ, जो हिंदू है, हम्म, वो लोग अजीत पवार को वोट देंगे। स्पेशली अगर आप देखें
तो अणुशक्ति नगर और वो साइड की झोपड़पट्टियां जो है, हाँ, हाँ, वहाँ के जो दूसरे बीपीएल फैमिलीज, ईडब्ल्यूएस फैमिलीज है जो वो एरिया में रहते हैं। फिर आगे मानखुर्द में जो झोपड़पट्टी है, जो ईडब्ल्यूएस और बीपीएल लोग हैं, हुँ, बिलो पॉवर्टी लाइन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, हिंदू स्पेशली, जो हुँ, कि बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग वोट देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। अब इसके अंदर आगे क्या होगा ये तो हमें 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अब इसको बीजेपी ग्राउंड लेवल पे कैसे हैंडल करती है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ डाइकोटॉमी आ जाती है कि हुँ, बीजेपी जो बात कर रही है, अजीत पवार, अजीत पवार का सबसे बड़ा हमें ये भी समझना पड़ेगा, अजीत पवार कभी भी हिंदुत्व के विचारधारा के साथ थे ही नहीं। बिल्कुल। और वही वो अशोक आज, चव्हाण की बात भी वही है, क्योंकि जो कांग्रेस और एनसीपी से आ रहे हैं, वो इस विचारधारा के साथ जुड़ते ही नहीं, नेचुरल अलायंस तो है ही नहीं वो बीजेपी के। यही हो रहा है अंजू जी। क्या है कि जब आपका टारगेट मार्केट अलग हो जाता है तो आपको भाषा भी बदलनी पड़ती है। अगर मैं बीफ कबाब और बीफ बिरयानी बेचूं और वर्सेस में अगर वैष्णव ढाबा चलाऊं, हाँ, तो मेरी भाषा भी बदल जाती है, मेरे तौर तरीके बदल जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, मैं वैष्णव ढाबा चलाता हूँगा तो मैं एकादशी को साबूदाना खिचड़ी रखूंगा, साबूदाना वड़ा रखूंगा, हाँ, हुँ, फराड़ रखूंगा, हाँ, वो अपना राजगीरा बोलते हैं यहाँ महाराष्ट्र में, राजगीरा, नॉर्थ में क्या बोलते हैं पता नहीं, राजगीरा की पूटी रखूंगा कि हुँ, जो लोग एकादशी को उपवास करते हैं उनके लिए भी होना चाहिए। हुँ। हाँ, चावल फिर नहीं खाते उस दिन तो उसका ध्यान चावल और रखा जाए। गेहूं नहीं खा सकते तो हुँ, उसकी पूड़ियाँ बनती है, आई डोंट नो नॉर्थ हुँ, में उसको क्या कहते हैं, लेकिन सिंघाड़ा। फिर सिंगाड़ा, हाँ। हुँ, अब वो भाषा, अब मैं वहां मैं कबाब तो नहीं रख सकता, हुँ, और जो बंदे के यहाँ कबाब और बिरयानी है, वो बेचारा कैसे प्याज लहसुन के बिना का खाने का सोच सकेगा, या साबूदाना की खिचड़ी और साबूदाना का वड़ा कैसे सोच सकेगा? हुँ, तो ये एक ऐसा है ना कि तेल और पानी को मिलाने वाली बात है। तो ये एक डाइकोटॉमी है अलायंस में कि एकनाथ शिंदे जी फिर भी पहले, क्योंकि वो धर्मवीर आनंद दिघे के साथ काम हुँ, किया है, उनके उनकी छत्र छाया में ही आ गया है, उन्होंने ही मेंटोर किया है। तो एक हिंदुत्व की विचारधारा थी, भले बीच में बिल 2.5 साल उन्होंने भी छोड़ दी थी। हुँ, ओके, ऐसा नहीं है कि हुँ, उन्होंने पकड़ के रखा था, उन्होंने भी छोड़ दी थी, लेकिन उनकी घर वापसी थी। यहाँ तो जिन्होंने पूरा वो मार्केट ही उनका वो है, तो पूरा वो पूरा कहानी बदल जाती। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर इसका एक ये भी पहलू है कि अगर मुस्लिम वोट एकजुट हो रहा है, तो तुष्टीकरण तो हिंदू वोटों में भी तो होगा ना। अगर वो एकजुट हो रहे हैं, तो इधर भी तो एकजुट होंगे। तो मुझे नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि तुष्टिकरण नहीं होता है। बीजेपी का ज़्यादातर काम या एनडीए का ज़्यादातर काम तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार और कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हुँ, बीजेपी का एक वोटर बेस है, कांग्रेस का भी एक हिंदू वोटर बेस है जिसको ये सब हुँ, पता है, लेकिन दे आर ओके विद इट। हुँ, एनसीपी का एक पूरा मराठा वोटर बेस है, इन पश्चिम महाराष्ट्र में है उनके पास मराठा वोटर बेस जो कि हिंदू है बकायदा। हुँ, थोड़ा बहुत मराठवाड़ा में भी उनका बहुत अच्छा प्रभाव है, जो भी हुँ, वापस हिंदू ही है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें से अब कितने खींच के ला सकती है बीजेपी, कितना तोड़ सकती है वहां से, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर आप 2019 के विधानसभा के भी चुनाव देखें, तो हुँ, तब भी 54 सीट तो फिर भी आ गई थी एनसीपी को, हुँ, 44 सीट तो फिर भी आ गई थी कांग्रेस को, यानी कांग्रेस को। कांग्रेस और एनसीपी के बीच में रफली 98 सीट तो आ ही गई थी। हुँ, और वो 98 सीट में से मुस्लिम्स कितने थे? तो एक बड़ा हिंदू वर्ग भी है जो इनकी इनके साथ। विचारधारा और इनके काम के साथ या इनके नेताओं के साथ जुड़ा हुआ है, और जिसको प्रॉब्लम नहीं है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स के बाद भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तो मुझे बिल्कुल जो समझ में आ रहा है, आज की तारीख में भी शरद पवार जी के एनसीपी को जितनी पिछली बार मिली थी उतनी सीट तो आनी ही आनी है। तो उसके वोटर बेस में कोई बड़ा गिरावट नहीं होने वाली, बड़ी गिरावट नहीं होगी। चलिए, ये कांग्रेस सब की तो तो सीट, सुमित जी, ये सब तो हमारे आंकलन है। अब असली तस्वीर तो 23 तारीख को ही सामने आएगी।
तो देखते हैं किस तरह से महाराष्ट्र का वोटर जो है वो किस पार्टी के साथ जुड़ता नजर आता है। लेकिन इतना जरूर है कि एक अलग तरीके का माहौल इस वक्त खासतौर पर मुसलमानों में देखने को मिल रहा है, किस तरह से वो डील कर रहे हैं एनसीपी जो शरद पवार की है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना या कांग्रेस किस तरह से डील कर रहे हैं। बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इस वक्त मुसलमान चल रहे हैं। वो अपने आप में मतलब जिसे कह सकते हैं अनोखा प्रयोग देखने को मिल रहा है जो बेहद खतरनाक है। खैर, आपने इस विषय पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला। सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद।